हेलो बच्चों, कैसे हो सब। इस वीडियो को एंड तक देखना, मिस नहीं करना। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। पिछले लेक्चर में हमने ये सारी चीजें पढ़ी, इनको हमने समझा, जिसमें हमने देखा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है, न्यूक्लियोटाइड्स किसके बने होते हैं, और एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे एक पॉलीमर बनाता है, हमारा डीएनए बनाता है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये चीज है, द डबल हेलिक्स मॉडल। और इसके साथ हम ये सारी चीजें जो यहाँ पे मेंशन्ड है, इन सारी चीजों को देखेंगे, इंक्लूडिंग दिस। पर आगे बढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो इस टॉपिक से नीट में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। आंसर्स अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आंसर्स हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद से कर पाओगे, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर पाओगे। तो एक बार इन क्वेश्चंस को देखते हैं, आंसर आप कमेंट में लिख सकते हो। Which of the following contributes most to the stability of DNA double helix? Hydrogen bonding between complementary bases, covalent bonding between nucleotides, base stacking interactions, आयनिक इंटरेक्शंस विद प्रोटीन्स। इनमें से कौन सा एक फैक्टर है जो मोस्टली रेस्पॉन्सिबल है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए? ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आप जानते हो तो आप कमेंट में अपना आंसर लिख सकते हो। और ये क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो नीट 2021 में पूछा गया है इस टॉपिक से रिलेटेड। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल बिकॉज बोथ रन इन 5 prime 3 prime, one runs 5 prime 3 prime and other runs 3 prime 5 prime, both run 3 prime 5 prime or they are complementary। तो इसमें से क्या आंसर है आप मुझे बताइए। Then the next question that was asked in the 2020 is the distance between two successive base pairs in DNA double helix is 20 angstroms, 10 angstroms, 3.4 angstroms or 34 angstroms. Now the next question was asked in NEET 2019. The number of base pairs per turn in a bDNA molecule is 8, 10, 12, 20. What would be the answer? You can write in the कमेंट्स। लास्ट में हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे, बट यू कैन स्टिल ट्राई। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। जो किसने दिया? वॉटसन और क्रिक ने दिया। किस साल में दिया? 1953 में दिया। लेकिन डीएनए का स्ट्रक्चर जानने में बेटा बहुत टाइम लग गया। ठीक है, बहुत टाइम लग गया। ऐसा नहीं है कि एकदम से डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत साल पहले या 100-200 साल पहले रिवील हुआ। नहीं, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है वो रिसेंटली रिवील हुआ है इन 1953। लेकिन स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने बाद में दिया। पहले कुछ रिसर्च हो गई थी, पहले कुछ चीजें डीएनए के बारे में पता चल गई थी। जैसे सबसे पहले डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये किसने कहा? तो सबसे पहले किसने कहा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? उसमें आपको 3 एक्सपेरिमेंट्स याद रखने हैं। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, एवरी मैक्लियोड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट और हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट। ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 एक्सपेरिमेंट्स है। इन 3 एक्सपेरिमेंट्स की वजह से क्या पता चला बेटा? इन 3 एक्सपेरिमेंट्स की वजह से पता चला कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये पता चल गया 3 ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के वर्क क्या रिसर्च की वजह से। एक तो ग्रिफिथ, सबसे पहले ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1928 में। फिर एवरी मैक्लियोड और मैककार्टी, इनका एक ग्रुप आया 1944 में। इन्होंने रिसर्च की, इनफैक्ट इन्होंने ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट को थोड़ा मॉडिफाई किया था और इन्होंने बताया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। और उसको फर्दर कंफर्मेशन किसने दिया था? हर्शी और चेज के एक्सपेरिमेंट ने इन 1952। और 1952 में ये बात पता चल गई थी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मींस वो चीज जो ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म, या आप कहो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है थ्रू जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हम उसी को कहते हैं, एंड दैट जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। दैट वाज नोन इन 1952। उसके बाद चरगाफ आए इन 1952 से पहले ही इन्होंने कुछ रिसर्च कर दी थी। ठीक है बेटा, इन्होंने रिसर्च कर दी थी। इन्होंने कुछ रूल्स दिए थे जिनको हम चरगाफ्स रूल्स कहते हैं। अर्विन चरगाफ नाम था उनका। 1949 में इन्होंने डीएनए का क्या किया बेटा? इन्होंने डीएनए का केमिकल एनालिसिस किया।
इसने देखा कंपोजिशन क्या है, अमाउंट क्या है, इसने ये सारा केमिकल एनालिसिस किया और इसने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड की। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा जो प्यूरिन्स है वो उनका अमाउंट हमेशा इक्वल होता है टू दैट ऑफ पायरिमिडीन्स। क्या? अभी तक बेटा डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ नहीं पता था, लेकिन अरविंद चरगॉफ ने न्यूक्लियस के अंदर से जो डीएनए है इसने देख लिया था कि डीएनए में तब तक ये भी नहीं पता था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, कंफर्मेशन नहीं आई थी, लेकिन इन्होंने ये बता दिया था कि प्यूरिन्स का अमाउंट हमेशा पायरिमिडीन्स के बराबर होता है। टोटल प्यूरिन्स मतलब एडेनिन और गुआनिन, उनका अमाउंट होता है बराबर अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन्स के, और पायरिमिडीन्स मतलब साइटोसिन एंड थाइमिन, क्योंकि हम यहाँ पे डीएनए की बात कर रहे हैं। तो चरगाफ ने क्या कहा? टोटल प्यूरिन्स इक्वल टू टोटल पायरिमिडीन्स, या आप कहो A + G इज इक्वल टू T + C। और इसने क्या देखा? इसने देखा हमेशा अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन, अमाउंट ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। और ये इसने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए बात कही थी। इसकी ये बात अप्लाई होती है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या जेनेटिक मटेरियल पे नहीं। तो जो भी चरगाफ रूल्स है वो डबल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल कहो या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए अप्लाई होते हैं। तो चरगाफ ने क्या कहा? A इज इक्वल टू T, G इज इक्वल टू C, टोटल प्यूरिन्स इज इक्वल टू टोटल पायरिमिडीन्स, अमाउंट ऑफ A इज इक्वल टू T, विच मीन्स A/T इज इक्वल टू 1। उसी का मतलब है ना, A इज इक्वल टू T, आप T को ट्रांसफर करो, A इज इक्वल T, तो A/T इज 1, C/G इज 1। कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखी है। तो आपके एनसीईआरटी में जो चीज मेंशन है, रेशियो ऑफ A and T, रेशियो ऑफ G and C इज इक्वल टू 1, उसका मतलब यही है A इज इक्वल टू T। इसी को जब आप डिनोमिनेटर में ले जाओगे A/T वुड बी 1। तो ये तो थे चरगाफ्स रूल। अभी हम असली वाले मॉडल पे आए ही नहीं। उससे पहले कुछ चीजें थी जो हुई थी, कुछ रिसर्च हुआ था, कुछ ऑब्जर्वेशंस हो गई थी, या कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो गए थे जो बेसिक बने, फंडामेंटल बने, जिसकी वजह से या जिसके बेसिस पे वॉटसन और क्रिक ने फिर क्या कहा? उन्होंने कहा डीएनए हमारा डबल हेलिक्स होता है, और उन्होंने एक डबल हेलिकल मॉडल दिया इन 1953। लेकिन सबसे पहले डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, उसके लिए 3 एक्सपेरिमेंट्स है जो आपको पढ़ने हैं, और वो एक्सपेरिमेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। इस लेक्चर के बाद हम उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो कुछ एक्सपेरिमेंट से पता चला। उसके बाद अरविंद चरगाफ ने क्या कहा? उसने कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस दी। उसने क्या कहा? प्यूरिन्स का अमाउंट हमेशा बराबर होता है पायरिमिडीन्स के, रेशियो ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन इज ऑलवेज 1, या आप कहो एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू थाइमिन, गुआनिन इज ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन। ऐसा क्यों? देखो, तब उनको नहीं पता था। अभी अगर हमसे कहेंगे तो हमको पता है क्यों। क्योंकि डीएनए में भी बेसिस पेयर्स में होती है। एडेनिन हमेशा पेयर करता है किसके साथ? थाइमिन के साथ। गुआनिन हमेशा पेयर करता है किसके साथ? साइटोसिन के साथ। तो जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन भी होगा, जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन भी होगा। लेकिन तब चरगाफ को ये चीजें नहीं पता थी। उसने बस अपनी ऑब्जर्वेशंस बताई कि अमाउंट इक्वल होता है, या टोटल प्यूरिन्स का अमाउंट होता है इक्वल टू टोटल पायरिमिडीन्स। तो ये थी चरगाफ की ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद आए 2 साइंटिस्ट, मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन, जिसमें रोजालिंड फ्रैंकलिन का नाम आप बहुत ज्यादा सुनोगे एज कंपेयर टू मॉरिस विल्किंस। विल्किंस का भी सेम काम था, मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन लगभग इक्वल है। दोनों ने सेम काम किया। दोनों ने क्या किया? दोनों ने डीएनए की एक्सरे इमेज निकाली। एक्सपेरिमेंट का नाम है एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन करके डीएनए फाइबर्स पे जब एक्सरेज डाली, उनकी इमेज एक्सट्रैक्ट की। लेकिन दोनों का काम सेम था, दोनों एक ही इंस्टीट्यूट में काम करते थे, ठीक है, साथ साथ काम नहीं करते थे, अलग अलग काम करते थे। विल्किंस ने भी इमेज निकाली और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने भी इमेज निकाली। अब रोजालिंड फ्रैंकलिन का नाम ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि उनकी इमेज विल्किंस की इमेज से ज्यादा क्लियर थी। इसीलिए जब आगे वॉटसन को, क्रिक को मॉडल देना था, तो उन्होंने रोजालिंड फ्रैंकलिन की ही इमेज को स्टडी किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विल्किंस का काम ठीक नहीं था या उसने कुछ कम काम किया था, नहीं। उसका डेटा भी एज अ सपोर्टिंग एविडेंस रहा, जिसने सपोर्ट किया रोजालिंड फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट को या उन इमेज को। तो एज अ सपोर्टिंग एविडेंस उनका डेटा रहा। और
जब नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि डीएनए डबल हेलिक्स जो वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया, 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला। किस किस को? वॉटसन को, क्रिक को और विल्किंस को। तो मैम रोजालिंड फ्रैंकलिन को क्यों नहीं मिला? क्योंकि 1962 से पहले ही रोजालिंड फ्रैंकलिन की डेथ हो गई थी, वो मर चुकी थी। और नोबेल प्राइज ऐसे पॉस्ट्यूमसली डेड इंसान को नहीं दिया जाता, इसीलिए वैटसन और क्रिक को मिला, उसके साथ साथ मॉरिस विल्किंस को भी मिला। हालांकि हकदार रोजालिंड फ्रैंकलिन भी थी, क्योंकि उनका जो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा था, उनकी जो इमेज थी, वही एक बेस बनी जिसके बेसिस पे वॉटसन और क्रिक ने अपना मॉडल तैयार किया। वॉटसन और क्रिक ने खुद से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उन्होंने बस चरगाफ के ऑब्जर्वेशंस को लिया। उन्होंने मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन की जो इन्होंने एक्सरे इमेज ली थी, उन उस डेटा को लिया, ठीक है, उन इमेज को लिया और उनको एनालाइज किया। तो दूसरे साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशंस को, एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को उन्होंने एनालाइज किया और उन्होंने बाद में क्या दिया? डबल हेलिकल मॉडल दिया। लेकिन मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन 1951 से 1952 के बीच में इनने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और ये वो इमेज है जो उन्होंने, इनफैक्ट ये रोजालिंड फ्रैंकलिन की इमेज है जो क्लियर पिक्चर है, विल्किंस की इमेज इतनी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेटा? देखो, आपको एक एक्स जैसा दिख रहा है ना, और ये कुछ रिपीटिंग स्टेप्स जैसे दिख रहे हैं। तो ये एक इमेज थी जो रोजालिंड फ्रैंकलिन ने तो कैप्चर की थी, और इसमें उसने क्या ऑब्जर्वेशंस देखी कि कोई चीज रिपीट हो रही है, ठीक है। पहले तो उसने कहा डीएनए हेलिकल है, क्योंकि इसमें जो ये इमेज दिख रही थी ये रिप्रेजेंट करता था एक हेलिक्स को। तो रोजालिंड फ्रैंकलिन ने क्या बताया? डीएनए इज हेलिकल। वन कंप्लीट टर्न कितना है वो भी बता दिया, इट इज 34 एंगस्ट्रम्स। एक पूरा कंप्लीट टर्न कितना है? 34 एंगस्ट्रम्स। और हर एक टर्न में कितने हैं? 10 बेस पेयर है। ये सारे पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको आगे वॉटसन क्रिक मॉडल में मैं ये चीजें फिर बता दूंगी डिटेल अच्छे से। लेकिन यहाँ पे आप देखो रोजालिंड फ्रैंकलिन की ऑब्जर्वेशंस क्या थी। उसने देखा डीएनए हेलिकल है, वन कंप्लीट टर्न में 34 एंगस्ट्रम्स है, 10 बेस पेयर्स है, डायमीटर सेम है, ठीक है। इसका ये जो डायमीटर है ये सेम है, कितना है? लगभग 20 एंगस्ट्रम्स। और रिपीटिंग पैटर्न्स प्रेजेंट है लगभग 3.4 एंगस्ट्रम्स पे। मींस ये जो आपको ये स्टेप्स जैसे रिपीटिंग यूनिट दिख रहे हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस था इट इज 3.4 एंगस्ट्रम्स। तो ये ऑब्जर्वेशंस थी रोजालिंड फ्रैंकलिन की। लेकिन रोजालिंड फ्रैंकलिन ने अपनी ऑब्जर्वेशंस तो दे दी, उन्होंने चारगाफ के रूल पे ध्यान नहीं दिया, चारगाफ ने भी इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बस अपना अपना काम किया, अपने अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए। लेकिन इन रिजल्ट्स को फिर एनालाइज किसने किया बेटा? इन रिजल्ट्स को एनालाइज किया वॉटसन और क्रिक ने 1953 में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने चरगाफ का जो वो अमाउंट वाला रूल था कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के बराबर होता है, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होता है, तो वॉटसन क्रिक ने सोचा इक्वल तभी होंगे, शायद बेस पेयरिंग हो रही है। यहां से इन्होंने देखा कि डीएनए हेलिकल है, जो किसने कहा था? रोजालिंड फ्रैंकलिन ने कहा था, पैरामीटर्स भी दिए हुए थे। तो इन सारी कड़ियों को जोड़ के, इस पे अपना लॉजिक दिमाग लगा के उन्होंने अपना मॉडल तैयार किया, और उन्होंने कहा डीएनए हेलिकल है, लेकिन ये डबल हेलिक्स है, ठीक है। और इनके मॉडल का नाम ही है डीएनए डबल हेलिक्स। रोजालिंड फ्रैंकलिन ने कहा था डीएनए हेलिकल है, लेकिन वॉटसन एंड क्रिक ने क्या कहा? इन्होंने कहा डीएनए इज डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स मींस ये दो स्ट्रैंड्स का बना है। और ये जो उन्होंने ये बात कही कि डीएनए डबल हेलिक्स है, ये वो एक चीज थी जो डीएनए से रिलेटेड हर एक प्रोसेस, फॉर एग्जांपल डीएनए का रेप्लिकेशन, फॉर एग्जाम्पल डीएनए का रेप्लिकेशन या बहुत सारे प्रोसेसेस, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, जो भी प्रोसेसेस डीएनए के साथ हो रही है वो इस डबल हेलिकल मॉडल से एक्सप्लेन हो पा रही थी। तो अब बात करते हैं डबल हेलिकल मॉडल में उन्होंने क्या बताया। ऑलरेडी जो डेटा था ना बेटा वही डेटा है, बस इन्होंने मॉडल के फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया। वैटसन एंड क्रिक 1953 प्रपोज्ड अ राइट हैंडेड डबल हेलिकल डीएनए। इन्होंने कहा डीएनए एक डबल हेलिक्स है और ये राइट हैंडेड है। राइट हैंडेड क्या है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो वैटसन और क्रिक के मॉडल के हिसाब से हमारा डीएनए डबल हेलिक्स है और ये राइट हैंडेड डबल हेलिक्स है।
डीएनए हैज टू एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। जो आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में इसको अच्छे से पढ़ा है, मैंने समझाया है कि डीएनए 5 प्राइम 3 प्राइम एक स्ट्रैंड होता है और दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। मींस अगर एक स्ट्रैंड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन है, तो दूसरा स्ट्रैंड नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे 5 प्राइम है, ऊपर 3 प्राइम है। तो हाँ, ये वाला अगर 5 प्राइम 3 प्राइम है, ये वाला 3 प्राइम 5 प्राइम होगा। तो यही, इसी को हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल नेचर। या आप कह सकते हो डीएनए हैज टू एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, वन रन्स इन 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन एंड द अदर रन्स इन 3 प्राइम 5 प्राइम direction. Then sugar phosphate backbone is outside the helix and bases are inside the helix, जो हमने again last lecture में पढ़ा है। जो आपका ये बैकबोन है, ये जो मैंने तब लैडर के पोल्स के साथ इसको कंपेयर किया था, ये क्या है बेटा, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। और ये जो आपको ये रंग्स जैसे सीढ़ियों के स्टेप्स जैसे दिख रहे हैं, दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की है और डबल हेलिक्स मॉडल भी यही है। देन ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, और ये क्या शो करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। देन प्यूरिन पेयर्स विद पायरिमिडीन्स गिविंग यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम्स। प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ ही बाइंड करेंगे। ये चीज भी मैंने आपको अच्छे से लास्ट लेक्चर में डिटेल में समझा दी है कि एक प्यूरिन और पायरिमिडीन ही क्यों कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्यों इन्हीं के बीच में होती है। प्यूरिन और पायरिमिडीन और पायरिमिडीन के बीच में क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर वैसा होगा तो डीएनए का डायमीटर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, एक स्टेबल शेप नहीं बनेगी। प्यूरिन बड़ा होता है, पायरिमिडीन छोटा होता है, तो हमेशा एक बड़े प्यूरिन के साथ एक छोटा पायरिमिडीन होगा, तभी डीएनए का ओवरऑल एक यूनिफॉर्म एक डायमीटर रहता है, which is equal to 20 angstroms. Then 10 base pairs are present per turn with 3.4 angstroms rise between adjacent bases. Means अगर ये हमारा DNA हेलिक्स है, इसके बीच में जो ये बेसिस है, कितनी है बेटा, एक कंप्लीट टर्न में 10 बेसिस होती है। देयर आर 10 बेस पेयर्स, मींस यहां से इस स्ट्रैंड के और इस स्ट्रैंड के एक पूरे कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर्स होती हैं, और हर एक बेस पेयर के बीच में कितना होता है डिस्टेंस, 3.4 एंगस्ट्रम्स। और एक कंप्लीट टर्न कितना है बेटा, अगर एक कंप्लीट टर्न में 3.4 एंगस्ट्रम्स पे हर एक न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है और उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स है, तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, इट वुड बी 34। तो एक कंप्लीट टर्न होगा अबाउट 34 एंगस्ट्रम्स का, और ये 34 एंगस्ट्रम्स जो है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। 10 base pairs are present per turn with 3.4 angstroms rise between adjacent bases. Means जो ये दो bases है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 3.4 एंगस्ट्रम्स, और पिच कितना है, 34 एंगस्ट्रम्स। पिच मींस पूरा एक कंप्लीट टर्न में कितना डिस्टेंस है, कितना विड्थ है, दैट इज 34 एंगस्ट्रम्स, कंफर्मिंग बी डीएनए स्ट्रक्चर। और ये कौन सा डीएनए है बेटा, ये किस डीएनए की बात कर रहे हैं, बी डीएनए की। बी डीएनए वो डीएनए है जो नॉर्मल कंडीशंस में हम में पाया जाता है, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। और वॉटसन एंड क्रिक ने भी जो मॉडल दिया वो इसी का दिया, बी डीएनए का। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बी डीएनए की बात कर रहे हैं। तो क्या मैम बी डीएनए के अलावा और भी कुछ फॉर्म्स होती है डीएनए की? हाँ, होती है। बी डीएनए के बगैर और भी कुछ फॉर्म्स होती है, ए जेड डी ई, बहुत सारी फॉर्म्स होती है। आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, एक दो याद रखने हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। इनमें फर्क क्या है, प्रेजेंट क्या है, हमारे अंदर बी डीएनए ही प्रेजेंट है, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में बी डीएनए ही प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ सर्टेन फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे, जैसे डिहाइड्रेशन हो गई या हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हो गया, जहाँ पे डीएनए थोड़ा अपना चेंज कर लेता है अपना स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे इसकी एक डिफरेंट फॉर्म बन जाती है। ए डीएनए हो सकता है, जेड डीएनए हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल हम डीएनए की बात करते हैं वो है बी डीएनए। जेड क्या है, ए क्या है, वो आगे देखते हैं। अनइक्वल ट्विस्टिंग फॉर्म्स मेजर एंड माइनर ग्रूव्स। यहाँ पे आप और एक चीज क्या याद रखोगे बेटा, जो ये ट्विस्टिंग होती है डीएनए की, क्यों, हमारा डीएनए हेलिक्स है, हेलिक्स है मींस कॉइलिंग है। जिस तरह से आप लैंडलाइन की वो तार देखते हो, ठीक है, वैसे ही दो तार आप देखो एक दूसरे के साथ जो कॉइल हो रही है वही डबल हेलिक्स है। और यही जो ये ट्विस्टिंग है उसकी वजह से इसमें दो तरह के
ग्रूव जैसे बनते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक जिसका विड्थ थोड़ा ज्यादा होता है, लगभग 22 एंगस्ट्रम्स, इसको हम मेजर ग्रूव कहते हैं। यहाँ पे छोटा सा एक ग्रूव जिसको माइनर ग्रूव हम कहते हैं, लगभग 12 एंगस्ट्रम्स इसका होता है। जो यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है, माइनर ग्रूव का 12 एंगस्ट्रम्स होता है विड्थ। तो मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव होता है। तो मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव का इंपॉर्टेंस है, यस, इसका इंपॉर्टेंस है। खासकर ये जो मेजर ग्रूव है, डीएनए के साथ जो भी प्रोसेसेस होती है, चाहे रेप्लिकेशन हो रहा है, चाहे कोई भी प्रोसेस हो रहा है, तो उसके लिए प्रोटीन्स को वहां पे बाइंड करना है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, एंजाइम्स को, बहुत सारी चीजों को बाइंड करना है। और वो यूजुअली कहाँ पे, इन्हीं ग्रूव्स में बाइंड करते हैं, स्पेशली दिस मेजर ग्रूव में। ओके, देन बेस सीक्वेंस स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। किसी ने मुझसे कहा था, मैम जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस किस में प्रेजेंट होती है? जो शुगर और फॉस्फेट बैकबोन है, इसमें हेरिडिटी या जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। ये बस लैडर के पोल्स की तरह सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो डीएनए हम कहते हैं, जो हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो किस में होती है बेटा? वो इन बेसिस में होती है। इन बेसिस की वजह से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। इनमें अगर कोई भी चेंज हो गई, जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी तो एक नई ही चीज बन सकती है, म्यूटेशन हो सकती है, एक नया प्रोटीन बन सकता है, डिजीजेस हो सकती है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो भी है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? वो इन बेसिस में प्रेजेंट होती है। आप हमेशा के लिए याद रखोगे। शुगर और फॉस्फेट का रोल क्या है? उसको हम बैकबोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो सपोर्ट का रोल प्रोवाइड करते हैं। बेसिस को पकड़ना है, उनको बैठना है, किसी पे रिजाइड करना है, ठीक है, तो वो बैकबोन जो वो सपोर्ट है वो कौन प्रोवाइड करता है बेटा? वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन प्रोवाइड करता है। और हमारे जो नाइट्रोजनस बेसिस है, असल में यही वो है, वो चीजें या वो कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन या फॉर स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। देन वन मोर पॉइंट रिलेटेड टू डीएनए डबल हेलिक्स इज बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस गिव स्टेबिलिटी टू डीएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एनसीईआरटी में अगर आप देखो, जो मैंने अभी 3 पेज मेंशन किए, आप वापस जाके देख सकते हो। 3rd पेज पे जो आपको लास्ट वाला एक पॉइंट दिया हुआ है, फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स, वाटसन क्रिक मॉडल के फीचर्स, उसमें लास्ट वाला पॉइंट जो दिया है वो यही है, बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस गिव स्टेबिलिटी टू डीएनए। तो ये बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन क्या है? मैम इंटरेक्शन तो हमने देखा, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। बेस स्टैकिंग के रिलेटेड आपके नीट में ज़्यादा क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पूछे गए हैं, इसलिए आपको बेस स्टैकिंग उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। लेकिन इनडायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पूछे गए हैं। क्यों? क्योंकि बेस स्टैकिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल है डीएनए में, वो है इट गिव्स स्टेबिलिटी टू डीएनए। डीएनए में कैसे इंटरेक्शंस है? जब हम 2 स्ट्रैंड्स की बात करते हैं, बेसिस के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। वो तो स्पेसिफिसिटी के लिए जरूरी होता है, आप ये याद भी रखोगे, मैं लिख भी देती हूँ। जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, ये स्पेसिफिसिटी देता है हमारे डीएनए को। क्यों? एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बाइंड करेगा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा। तो ये एक स्पेसिफिक रूल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे डीएनए को स्पेसिफिसिटी देता है। स्टेबिलिटी में इसका उतना रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टेबिलिटी के लिए किसका रोल है? वो है ये बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस का। तो पहले समझते हैं बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन क्या है। बेस मींस नाइट्रोजनस बेस। तो बात हो रही है नाइट्रोजनस बेस की। स्टैकिंग मींस स्टैक करना, एक दूसरे के ऊपर रखना। जैसे आप कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर रखो या प्लेट्स को आप स्टैक करते हो, आप प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर 10-20 प्लेट्स आप एक दूसरे के ऊपर रख देते हो, मींस आप प्लेट्स को स्टैक कर रहे हो। तो नाइट्रोजन बेसिस भी स्टैक होती हैं। कैसे? जब हम स्टैकिंग इंटरेक्शंस या बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस की बात करते हैं, तब हम 2 स्ट्रैंड्स की नहीं, एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर लगे हुए होते हैं, बिल्कुल प्लेट्स की तरह। इसीलिए इसी को हम क्या कहते हैं? बेस
स्टैकिंग कहते हैं। और ये बेस स्टैकिंग क्या है, जो ये हमारे नाइट्रोजनस बेसिस एक स्ट्रैंड के एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं, इन नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में कुछ इंट्रैक्शंस होती है। इंट्रैक्शंस मींस बॉन्ड्स बनते हैं, बहुत वीक बॉन्ड्स होते हैं, जैसे वन वाल्स फोर्सेस हो गए, जैसे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस हो गई, तो बहुत ही वीक इंट्रैक्शंस होती है। लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर जब इतने सारे बेसिस एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट करते हैं, ये इस डीएनए को क्या देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। तो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस यही है, जो एक स्ट्रैंड में लगे हुए बेसिस एक दूसरे के ऊपर है, उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होती है, और इनका रोल किसमें है, डीएनए को स्टेबिलिटी देने में। ये क्वेश्चन नीट में पूछा भी गया है और आप हमेशा के लिए याद रखोगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बेस स्टैकिंग में अगर हम देखें, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा भी सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बेस स्टैकिंग में सबसे ज्यादा रोल स्पेसिफिसिटी में किसका है। तो स्पेसिफिसिटी किसकी वजह से होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है। और स्टेबिलिटी किसकी वजह से होती है, स्टेबिलिटी हमेशा बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस की वजह से होती है। कभी आपको ऑर्डर दिया होगा बेस स्टैकिंग का ज्यादा और हाइड्रोजन बॉन्ड का कम, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो अगर स्पेसिफिसिटी देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्पेसिफिसिटी होती है, लेकिन जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस का ज्यादा रोल रहता है इन providing stability to DNA. Then complementarity explains semi-conservative replication। क्यों? क्योंकि दो strands जब एक दूसरे के साथ मिलती है, दोनों complementary है एक दूसरे के, तो जब ये strands खुलेंगी, दूसरा DNA मॉलिक्यूल इससे बनेगा, सेम इंफॉर्मेशन उसमें भी कॉपी हो जाएगी। तो रेप्लिकेशन हो या कोई भी प्रोसेस हो, ये जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी है इस DNA की, ये एक्सप्लेन करता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को। ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या है, रेप्लिकेशन क्या है, ये सारी चीजें आप आगे जान जाओगे अच्छे से। तो ये है हमारा वाटसन और क्रिक का मॉडल। किसने दिया, वाटसन ने। क्रिक ने कब दिया, 1953 में। और इसके हिसाब से हमारा डीएनए कुछ ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो चीजें याद रखनी है बेटा, वो है ये पैरामीटर्स। यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है बेटा, वो है ये पैरामीटर्स। क्या, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको हमेशा के लिए ये चीज याद रखनी है कि हमारे डीएनए का, अकॉर्डिंग टू डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ डीएनए, इट इज 20 एंगस्ट्रम्स। तो आपको ये कुछ नंबर्स याद रखने हैं। पहले तो 20 एंगस्ट्रम्स, देन हमारा वन कंप्लीट टर्न कितना होता है, वन कंप्लीट टर्न होता है कितना, 34 एंगस्ट्रम्स। देन उसमें कितनी बेसिस होती है, उसमें होती है 10 बेसिस। तो 34 एंगस्ट्रम्स पूरा एक कंप्लीट टर्न है, उसमें 10 बेसिस है। तो बताओ दो बेसिस के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, सिंपली 34 को 10 से डिवाइड करना है, इट वुड बी 3.4 एंगस्ट्रम्स। इट इज 10 बेस पेयर्स and then you have 3.4 एंगस्ट्रम्स, जिसको आप राइज कहते हो। क्या कहते हो, जिसको आप राइज कहते हो। तो 3.4 एंगस्ट्रम्स इज द राइज, या आप कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। 10 बेस पेयर इज टोटल कितना है, कितना अमाउंट है, या कितना नंबर ऑफ बेस पेयर है इन वन टर्न। 34 एंगस्ट्रम्स इज द पिच। पिच मीन्स कंप्लीट वन टर्न कितना है, वन टर्न मीन्स यहां से कंप्लीट वन टर्न पूरा 360, वन कंप्लीट टर्न मीन्स 360 डिग्री मुड़ने तक का जो ये हमारा डिस्टेंस है, दैट इज वन कंप्लीट टर्न एंड इट इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रम्स एंड 20 एंगस्ट्रम्स इज द डायमीटर ऑफ आवर डीएनए। तो ये चार चीजें आपको माइनर ग्रू 12 एंगस्ट्रम्स, मेजर ग्रू 22 एंगस्ट्रम्स याद रखने की जरूरत नहीं है। रखोगे तो अच्छी बात है, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन पूछा जाता है बस इससे कि 20 एंगस्ट्रम्स क्या है, इट इज द डायमीटर। 34 एंगस्ट्रम्स इज द पिच, मींस वन कंप्लीट टर्न। जब तक 360 डिग्री एक टर्न लेता है डीएनए, यहां से आप स्टार्ट करके देखो, एक पूरा नया टर्न लेने तक का जो ये डिस्टेंस है, इट इज पिच, इट इज 34 एंगस्ट्रम्स। देन इस पिच में, इस कंप्लीट एक टर्न में कितने बेस पेयर्स है, इट इज 10 base pairs. And what is the rise, what is the distance between two base pairs, two adjacent base pairs, that is 3.4, simply dividing 34 by 10। तो ये पैरामीटर्स है बेटा, ये चार चीजें 20, 34, 10, 3.4, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, मेजर ग्रू बनता है, माइनर ग्रू बनता है इस ट्विस्टिंग की वजह से। मेजर मीन्स जो बहुत वाइड और डीप होता है, माइनर मीन्स छोटा सा जो नैरो और शैलो रहता है। और प्रोटीन्स हमेशा बाइंड करते हैं इन्हीं ग्रूव्स में, स्पेशली एट द मेजर ग्रू।
अब हम समझते हैं ये राइट हैंडेड डीएनए क्या है। हमारा डीएनए एज पर वाटसन क्रिक मॉडल क्या है, इट इज डबल हेलिकल राइट हैंडेड डीएनए। तो ये राइट हैंडेड डीएनए क्या है, लेफ्ट हैंडेड डीएनए क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो। लेफ्ट हैंडेड डीएनए मींस आप अपना लेफ्ट हैंड लो, आप बस उंगलियों का डायरेक्शन देखो कहाँ की तरफ मुड़ रहा है, ठीक है। अगर ये थंब एक्सीस है फॉर एग्जांपल, ये उंगलियां घूम रही है इस एक्सीस के अराउंड, तो आप डायरेक्शन देखो, ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है। तो ये अगर मेरा इमेजिनरी एक सेंट्रल एक्सीस है, तो उंगलियां किधर की तरफ है, इधर की तरफ है ना। तो ये ऐसे 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 मूव कर रहा है, ये ऐसे बन रहा है, इस डायरेक्शन में हेलिक्स बन रहा है। सो दिस इज द लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। और अगर मैं राइट हैंडेड हेलिक्स को देखूं, ये अगेन अगर एक इमेजिनरी एक एक्सीस है, सेंट्रल एक्सीस है, और ये मेरी उंगलियां इसको रैप कर रही है, इसके अराउंड कॉइल कर रही है, तो डायरेक्शन क्या है, आप देखो उंगलियां इस तरह, डायरेक्शन उधर की तरफ है, तो इस तरह से उंगलियां घूम रही है एंड इट इज हियर, यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमारा हेलिक्स घूमेगा। तो बस यही है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, राइट हैंडेड हेलिक्स, सो सिंपल। तो दिस इज लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, और ये है हमारा राइट हैंड, ठीक है, और उंगलियों का डायरेक्शन इधर की तरफ है, इस तरह से मूव हो रही है हमारा ये हेलिक्स। तो ये हो गया हमारा राइट हैंडेड हेलिक्स। और हमारा डीएनए क्या है, इट इज राइट हैंडेड हेलिक्स। विच डीएनए, बी डीएनए। तो मैंने क्या कहा, बी डीएनए के साथ साथ ए डीएनए भी है, जेड डीएनए भी है। बी डीएनए हमारा नॉर्मल वाला है जो राइट हैंडेड है, जिसमें 10 बेस पेयर पर टर्न है, 3.4 एंगस्ट्रम्स राइज है। रोटेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। याद रखना चाहो बी तो 36 डिग्री मींस हर एक बेस पेयर जुड़ने के साथ हमारा डीएनए किस डिग्री पे रोटेट करता है, इट इज दैट रोटेशन, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हेलिकल डायमीटर कितना है हमारा, 20 एंगस्ट्रम्स है। तो ये हमारा नॉर्मल बी डीएनए है जिसके पैरामीटर्स आपको याद रहे। अब इसके कंपैरिजन में आप ए और जेड डीएनए को याद रख सकते हो। ए डीएनए इज अगेन राइट हैंडेड, जेड डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड। तो जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है। ए डीएनए में 11 और जेड डीएनए में 12 बेस पेयर्स पर टर्न होते हैं। यहाँ पे 3.4 एंगस्ट्रम्स है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेसिस, और ए डीएनए में इट इज 2.6 एंगस्ट्रम्स, और यहाँ पर कितना है जेड डीएनए में, इट इज 3.7 एंगस्ट्रम्स। देन हेलिकल डायमीटर सबका सेम ही है, इट इज 20 एंगस्ट्रम्स। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें भी रहता है, 1-2 एंगस्ट्रम्स का डिफरेंस होता है, बट अप्रोक्सीमेटली इनका डायमीटर सेम ही होता है, 20 एंगस्ट्रम्स। लेकिन जो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है बेटा, वो ये है नंबर ऑफ बेस पेयर्स। हमारे डीएनए में कितने बेस पेयर्स पर टर्न होते हैं, इट इज 10। ए डीएनए में कितने होते हैं, 11, एंड इसमें कितने होते हैं, जेड डीएनए में इट इज 12। और दूसरी चीज जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये, बी और ए डीएनए आर राइट हैंडेड वायर एज जेड डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। तो ये दो चीजें तो आपको किसी भी हालत में याद रखनी है। तो ये था हमारा बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए एंड दिस कंप्लीट्स द वाटसन क्रिक मॉडल। बहुत इजी मॉडल है, आपने डीएनए को अगर पहले से समझा कैसा होता है, तो डीएनए डबल हेलिकल मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक यही है। नाउ कम टू द एमसीक्यूज। तो बेटा आ जाओ इस क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू मोस्ट टू द मोस्ट, सबसे ज्यादा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। तो बताओ बेटा, सबसे ज्यादा डीएनए की स्टेबिलिटी किसकी वजह से होती है। इज इट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इज इट सम अदर बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, वॉन डर वाल्स फोर्सेस, या इट इज द बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस। तो इसका सही आंसर क्या है, इट इज बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके बाद का है, क्योंकि उसका मेजर रोल जो है वो स्पेसिफिसिटी में। तो आप यहीं पे याद रखोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन complementary bases, it has a role in providing specificity to our DNA। ये भी आपसे पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना। और बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस जो है यही कंट्रीब्यूट करती है टू स्टेबिलिटी। ये दो चीजें आप हमेशा के लिए याद रखोगे। देन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल क्या बोला मैंने, एंटी पैरेलल मींस ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करती है दो स्ट्रैंड्स। वन रन्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, another one runs from 3 प्राइम to 5 प्राइम, या आप कह सकते हो in 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन। both the strands run opposite, both the strands are anti parallel। तो इसका सही आंसर क्या है, both run 5 प्राइम 3 प्राइम, no, one runs 5 प्राइम 3 प्राइम and the other 3 प्राइम 5 प्राइम, yes, this is the right answer। so the answer is B, one runs in 5 प्राइम 3 प्राइम direction and the other in 3 प्राइम 5 प्राइम direction due to opposite orientation of sugar phosphate backbone।
शुगर फॉस्फेट बैकबोन का ऑपोजिट ओरिएंटेशन है दो स्ट्रैंड्स पे, इस वजह से एक स्ट्रैंड रन करती है इन 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन और दूसरी स्ट्रैंड रन करती है इन 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन. Then come to the next question. The distance between two successive means adjacent, okay, base pairs in DNA double helix is. तो दो base pairs के बीच में distance means rise कितना है बेटा, हमने अभी क्या पढ़ा, successive base pairs adjacent base pairs के बीच में कितना distance है, आप बताओ मुझे कितना है. Is it 20? No, 20 angstroms is diameter, right? 10 एंगस्ट्रम्स, नो 10 एंगस्ट्रम्स तो नहीं है. 3.4 एंगस्ट्रम्स है. यस, दिस इज द राइट आंसर. द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर्स, या आप कह सकते हो राइज कितना होता है हमारे BDNA में, इट इज 3.4 एंगस्ट्रम्स. व्हाट इज 34 एंगस्ट्रम्स? इट इज द पिच, मींस द डिस्टेंस that this DNA covers for one complete turn या 360 degrees turn होने में कितना distance cover होता है, it is 34 angstroms. okay, तो आंसर क्या है राइज का इस क्वेश्चन का, it is 3.4 angstroms and it is the distance between two adjacent base pairs, क्योंकि 34 divided by 10 is the number of base pairs per turn, so it comes to be 3.4 angstroms. Then question number 4, number of base pairs per turn in a BDNA molecule is. BDNA mentioned है बेटा, अगर एग्जाम में B की जगह Z आए, A पूछा जाए तो आप अकॉर्डिंगली आंसर करोगे. तो हमारे BDNA में कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स है, इट इज 10. Clear? So these were some of the MCQs that have been asked in NEET in the previous years. So आगे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे और सारी चीज़ें याद रखोगे तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो. तो इस लेक्चर में आज इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, फिर मैककार्टी, मैकलियोड, एवरी उनका एक्सपेरिमेंट और लास्ट में हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये 3 एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनकी वजह से क्या पता चला कि DNA is the genetic material. So see you in the next lecture. Till then, take good care of yourselves.